बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शोबान रशीद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से मालूम हो गया होगा, आज की हमारी वीडियो है जी CS202 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने मिड टर्म में ये फ़ाइल खुद प्रिपेयर की थी। इसमें कुछ पास पेपर्स भी हैं, क्विज़ेस भी हैं और कुछ हैंड आउट से भी MCQs हैं। सभी का मिक्सअप है इधर, ठीक है। आप लोगों ने बस ये है जो है फ़ाइल आप लोगों ने ये लाजमी स्टडी करनी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को पहले रिकमेंड करूँगा, जो मैंने हाईलाइट हैंड आउट में करवाया चीज़ें, ठीक है ना, जो जो मैंने टॉपिक्स आप लोगों को हाईलाइट करवाए शॉर्ट लेक्चर्स में, वही हाईलाइट आप लोगों ने हैंड आउट रिकमेंड मैं आप लोगों को करूँगा, ठीक है। क्योंकि CS202 का सारा पेपर ना, ओवरऑल सारा पेपर हैंड आउट से ही आता है। आप लोगों ने मिड टर्म का पेपर दिया होगा, आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो गया होगा, ठीक है। तो मिड टर्म का भी मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था और मैं इस वीडियो में भी आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में भी अच्छा फीडबैक मुझे देंगे। तो ये फ़ाइल मैंने अभी बनाई है, कुछ अपडेट की हैं इसमें से, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है जी, इतनी मेहनत से मैंने ये फ़ाइल बनाई है। सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अपने दोस्त जिन अपने आपके साथ जो दोस्त हैं दूसरे आपके जिनका ये सब्जेक्ट है, उनको ये अपनी वीडियो लाजमी शेयर करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फाइनल टर्म के लिए। ये सब्जेक्ट मैंने आप लोगों के लिए इतना ईजी बना दिया ना, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस वीडियो में भी इंशाल्लाह हम लोग मज़े से स्टडी करेंगे, ठीक है। देखना आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने चैनल पर जाना चाहूँगा। ये मेरा चैनल है जी, ये मेरे शॉर्ट लेक्चर्स है, मैंने ऑल कंप्लीट सीरीज़ इसकी अपलोड की हुई है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने 4/4 CGP लेनी, तो आप लोगों ने ये लाजमी जो शॉर्ट लेक्चर है लाजमी व्यू करने हैं। मिनिमम आप लोगों को से 4 घंटे लगेंगे, सिर्फ 4 घंटे अगर आप लोग देंगे ना इन शॉर्ट लेक्चर्स को, क्योंकि मैंने इतने इतने जो है ना, इसकी वीडियो लेंथली ज़्यादा नहीं है। मिनिमम 4 घंटे में आप वह शॉर्ट लेक्चर्स देखेंगे, ठीक है। साथ हैंड आउट तो आप लोगों ने स्टडी कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने देन ये जो वाली मेरी फ़ाइल है, इस पे आप लोगों ने आना है। देन लास्ट पे आप लोगों ने फाइल रीड करके जाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप लोगों ने हैंड आउट लाजमी स्टडी करनी है और उसके बाद ये आप लोगों ने फ़ाइल करनी है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास जो ओल्ड वीडियो है इसकी, ये मैंने फाइनल टाइम की अपलोड की है। ये ना सब्जेक्टिव पार्ट है, इसमें मैंने आप लोगों को A to Z बताया हुआ कि आप लोगों का पेपर किस टाइप का आएगा, ठीक है। मिड टर्म में आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो गया होगा। तो ये फाइनल टाइम की सब्जेक्टिव पार्ट की वीडियो है, ये आप लोगों ने लाजमी देखनी है, ठीक है। इसमें मैंने सब्जेक्टिव पार्ट बताया हुआ है और आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए कौन कौन से आप लोगों ने करने हैं। ये आप लोग मेरा फीडबैक देख सकते हैं, ये सारे कमेंट्स हैं, ये आप लोग मेरे कमेंट्स रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इन कमेंट्स से आई होप सो के आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो हमारी कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट वीडियो थी, ये हमारे पास MCQs की थी। इसके भी आप लोग ये देखें ना, फीडबैक आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो ठीक ये देखें 80% इनको पेपर यहाँ से आया था, ठीक है। तो आप लोगों ने फ़ाइल भी प्रिपेयर करनी है, हैंड आउट भी प्री करनी है। इसके अलावा ये भी मैंने जो मेरी फ़ाइल थी, ये मेरी ओल्ड फाइल थी, अब मैंने इसमें में कुछ अपडेट की हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने ये वीडियो से बस कॉन्सेप्ट लेना है वीडियो से, ठीक है। आप लोगों को पेपर बहुत ही ईजी आएगा। इसके भी आप फीडबैक देख सकते हैं, कमेंट्स देख सकते हैं, ये देखें आप लोग कितने अच्छे कमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने भी ऐसे ही कमेंट करने हैं। अब ये तो वीडियोस और मैंने आप लोगों को जो है वो मैंने कमेंट्स आप लोगों को दिखा दिए, ठीक है। तो आप लोगों ने अब करना क्या है जी, जो भी आप लोगों को पेपर्स हों, आप लोगों ने नीचे कमेंट्स लाजमी करना है कि आप लोगों को ये वीडियो और मेरे जो शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ है, आप लोगों ने लाजमी कमेंट आउट करना है, ताकि आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे ना, वो भी मोटिवेट हो सको और वो इन्हीं लेक्चर्स के थ्रू वो अच्छी CGPA गेन कर सके, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो आप लोगों की अच्छी CGPA को गेन करेगा। तो चलें, बातें तो होगी बहुत, साथ साथ हम करते रहेंगे, बातें भी करते हैं हम अपनी वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास एक MCQs है जी। इसके टोटल मैं आप लोगों को MCQs बता दूं, 139 इसके टोटल MCQs हैं जी और 31 इसके पेजेस हैं।
सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। वो तो कहते हैं कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, तो वो मतलब कैसे आप एक्सेस करेंगे, तो वो आप एक्सेस करेंगे जी ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम। लाइक कैसे, ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ना, क्योंकि मैंने एग्जांपल तो लाजमी देनी है आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं ना एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल पर्सन के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे आप लोगों से मैंने लिखा जी नेम, ठीक है, नेम के बाद यहाँ पे आपके कोटेशन मार्क्स होते, मैंने लिखा जी अपना नाम, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया। उसके बाद फिर आपका कोमा आ जाएगा। उसके बाद मैं फॉर एग्जांपल एज लिख रहा हूँ, ठीक है, एज मेरी है जी 2 और 5, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का ये एक कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा। ये तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है, ठीक है। मैंने मिड टर्म के सॉरी फाइनल टर्म और मिड टर्म में आप लोगों को ये बताया हुआ है। ये वैसे तो पार्ट हमारा फाइनल टर्म का है। ये इसकी होती है जी की, ये उसकी होती है जी वैल्यू। तो हमने इसके नेम को एक्सेस करना है, तो हमने क्या करना है जी, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम क्या है हमारे पास पर्सन, तो हमने लिखना जी यहाँ पे पर्सन PRSO पर्सन डॉट, यहाँ पे हमने लिखा जी प्रॉपर्टी नेम। अब इसमें से प्रॉपर्टी नेम कौन सा है, ये हमारे पास नेम और ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने कहा जी पर्सन डॉट नेम, ये मैंने एक्सेस करना है, ठीक है। लास्ट पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश मैसेज स्टोर्स एन एरे अल्फ़ाबेटिकली। आपके पास एक एरे है, आपने उसको सॉर्टिंग करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, मेथड, वो हम यूज़ करेंगे जी सॉर्ट। इसका सिंपल राइट आंसर है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है हमें। देन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 3 है जी, द डैश मेथड ऐड अ न्यू एलिमेंट टू एन एरे। मतलब कि एरे के अंदर हमने न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करवाना है, उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, वो उन्होंने लिखा जी एट द एंड, मतलब एंड पे हमने कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते थे पुश। अगर हमने एंड से रिमूव करवाना है, यहाँ पे हमारे पास ऐड है ना, अगर ऐड की जगह आप लोगों को रिमूव लिखा आ जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है पॉप, ठीक है, उसके लिए पॉप यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मतलब वो कहें कि जी हमने एंड पे नहीं, हमने स्टार्ट पे कोई एलिमेंट को ऐड करना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट मेथड यूज़ करेंगे। अगर आपने स्टार्ट से रिमूव करना है, तो उसके लिए आप अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करेंगे। ये चारों मेथड मैंने आप लोगों को बता दिए, 4 नंबर के MCQ बता दी, ठीक है। तो आप लोगों ने हैंड आउट भी लाजमी करना है। ये जो फाइल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। ये साथ साथ मैं आप लोगों को इसके सोल्यूशन है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और साथ साथ इसकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने लाजमी ये वीडियो वॉच करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन ये देखें ना, मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है जी, हमने एक एरे बनाया 1 2 3, इसके अंदर हमने 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। हमने कहा जी एरे डॉट, ये हमारे पास एरे का नाम है, डॉट पुश का मेथड लगाया है 4। अब ये जो इसके अंदर 4 है ना, वो लास्ट पे 4 ऐड कर देगा, तो ये आप लोग इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 4, द डैश मेथड स्लाइड आउट अ पीस ऑफ एन एरे इनटू अ न्यू एरे। मतलब कि आप वो कौन सा मेथड है जो एरे के अंदर, ठीक है, एक पीस उठाता है और दूसरी न्यू एरे में कन्वर्ट कर देता है, तो उसके लिए हम स्लाइड मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। नीचे आप एक लोग एग्जांपल देख सकते हैं, हमने एक एरे बनाया 1 2 3 4 5, हम लोगों ने एरे इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने एरे डॉट स्लाइस का मेथड यूज़ किया 1 और 4। अब यहाँ पे 1 और 4 का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये हमारे पास है जी स्टार्टिंग इंडेक्स, ये हमारे पास है जी एंडिंग इंडेक्स। अब ये 1 जो इंडेक्स है यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक ये 4 इंडेक्स तक जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें 4 इंडेक्स इंक्लूड नहीं होगा, इससे एक माइनस होगा, ठीक है ना। तो ये देखें, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 इंडेक्स हैं। तो ये 4 से कितने कितने, ये 1 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा 1 इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 2 3, ठीक है। तो इसने एलिमेंट हमें वो इंसर्ट कर दिए 2 3 और 4, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है ये हमारे न्यू एरे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इस जावास्क्रिप्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हम प्लस को अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमने इनको जो है जी अरिथमेटिक करना है, मतलब हमने प्लस करना है, ठीक है। तो उसकी आउटपुट आएगी हमारे पास 8। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारे पास जी, नीचे आ जाए। अच्छा, ये जो और भी ऑपरेटर है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का था। अब यहाँ पे लेस एन इक्वल टू, ये हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर जो कि चेक करेगा इफ़ इफ़ ए वैल्यू इज़ लेस एन और इक्वल टू द अनदर वैल्यू। मतलब कि अगर ए की वैल्यू छोटी होगी या बराबर होगी बी से,
तब ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। हमारे पास एक लॉजिकल एंड ऑपरेटर भी होता है। एंड ऑपरेटर में आप लोगों को मालूम है कि इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, द डैश ऑपरेटर इज यूज फॉर इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए हम प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नीचे ना एग्जाम्पल लिखी हुई है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। लेट एक्स विच इज इक्वल टू 5, एक्स को हमने 5 वैल्यू असाइन की, एक्स प्लस प्लस, इसका मतलब कि इसमें एक इंक्रीमेंट कर दो, उसकी वैल्यू हो जाएगी जी 6। उसके बाद हमारे पास एक अगर डिक्रीमेंट आ जाए तो उसके लिए हम नेगेटिव का साइन यूज़ करते हैं, माइनस माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू 5 है ना, अगर ये वो कहें जी कि इसको डिक्रीमेंट करो तो आपने इसको वैल्यू है जो वो हमारे पास 4 आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि हम दो वैल्यूज़ हैं हम उसको डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर, ये भी आप लोगों को मालूम है कि इसमें जो रिमाइंडर होता है वो हमारे पास आता है, सब्ट्रैक्शन का आप लोगों को मालूम ही है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड का लॉजिकल ऑपरेटर का साइन में आप लोग पीछे भी देखें, ये देखिए ये हमारे पास एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है, मैंने साथ साथ एग्जांपल भी लिखी है ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू वाई की वैल्यू है। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, इफ़ मैंने कहा जी अगर तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 0 और वाई की वैल्यू भी होगी 0 तो मुझसे ये मैसेज दे दो बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो उसके बाद अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज फॉल्स होगी तो उसके अगेंस्ट हम इफ़, उसके बाद हम एल्स का ब्लॉक इसके अगेंस्ट हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज और लॉजिकल ऑपरेटर, तो और का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और में हमारे पास अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो ठीक है, तो वो हमारे पास ट्रू ही आएगी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, लॉजिकल और ऑपरेटर दैट रिटर्न ट्रू इफ़ एट लीस्ट वन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर, तो नॉट का साइन ये यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, यूज द डैश स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। तो उसके लिए हमारे पास एल्स इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं कि यूज द डैश स्टेटमेंट एल्स इफ स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई अ न्यू कंडीशन इफ़ द फर्स्ट कंडीशन इज़ फॉल्स। मतलब कि हमारे पास दो कंडीशन है, ठीक है। तो लाजमी तो नहीं कि हमारे पास वो कंडीशन ट्रू ही हो, तो फॉल्स भी तो हो सकती है ना। ऊपर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे के आ चुका ना, इफ़ एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर वो तो हमने एक कंडीशन चेक की थी, ठीक है, वो तो हमने ट्रू होने पर ही कोड चलाना है। अगर हमने ट्रू और फॉल्स होने दोनों पर हमने कोड एग्जीक्यूट करवाना तो उसके लिए हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो है मल्टीपल कंडीशंस हैं तो उसके लिए आप इफ़ एल्स इफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, ये देखें ना नीचे मैंने इसकी एग्जांपल लिखी है। मैंने कहा जी इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर दैन 10, अगर तो नंबर ग्रेटर दैन 10 हुए तो ये वाला मैसेज करा दो, वरना एल्स इफ़। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन कंडीशन हमने लगा दी, इफ़ अगर नंबर बराबर हुए 5 के तो ये वाला मैसेज शो करवा दो, वरना एल्स वाला ब्लॉक चला। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशंस आई हुई हैं, क्योंकि अगर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो हम उसके लिए इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं। अगर हमने ट्रू और फॉल्स होने पर कोड चलाना है तो इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, ट्रू या फॉल्स, इफ़ एल्स। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो तो उसके लिए हम इफ़ एल्स इफ़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब बातों का आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए इफ़, तो यहाँ पे हमारे पास तो नंबर 5 है, ठीक है। तो अगर तो नंबर 5 हुआ तो ये वाली कंडीशन हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर तो नंबर, अगर अब यहाँ पे ना 3 इक्वल हैं। अब 3 इक्वल का क्या मतलब है, वो उसकी डाटा टाइप भी चेक करेगा और उसकी वैल्यू भी चेक करेगा। अब इसके जो डाटा टाइप है नंबर है, ठीक है। अब ये क्या इसके नंबर 5 के बराबर है, ठीक है। तो नंबर इज इक्वल टू 5 ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ही हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी तो ये एल्स वाला हमारे पास नहीं चलेगा, ठीक है। अगर तो हमारे पास ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसके बाद हमारे पास लास्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट एल्स का ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा और वो हमें बताएगा जी कि नंबर इज़ लेस देन 5। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, यूज डैश स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई ब्लॉक कोड टू एग्जीक्यूट इफ एल्स कंडीशन इज फास्ट। तो उसके लिए हम एल्स का यूज़ करते हैं, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन स्विच स्टेटमेंट व्हेन द जावास्क्रिप्ट कोड इंटरप्रेटर रीचेज डैश कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट अ स्विच ब्लॉक।
वो कहते हैं कि जब आप जो है वो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, जब वो कौन सा कीवर्ड है जिससे वो हमारे पास जो स्विच ब्लॉक है वो ब्रेकआउट हो जाता है, तो वो हमारे पास ब्रेक का कीवर्ड है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक वेरिएबल है लेट फ्रूट एप्पल, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। अब यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट है, ये आप लोगों के पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इनका लेक्चर्स, इनके कॉन्सेप्ट शॉर्ट लेक्चर में लाजमी वॉच करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, उसको वैल्यू दे दी। अब यहाँ पे हमने स्विच लगाया, स्विच का कीवर्ड, उसके बाद हमने यहाँ पे वो वेरिएबल हमने कंपेयर करवाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने वो वैल्यू, ये वाली वैल्यू कंपेयर करवानी है। उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ जाएगी, हमारे पास केस आ गया। हमने कहा जी अगर तो बनाना है तो ये वाला मैसेज शो कर दो। ठीक है, उसके बाद ब्रेक। ठीक है, अगर तो वो कहते हैं कि अगर तो ये केस मैच हो गया बनाना वाला, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और बाद में इसको ब्रेक दिखेगा तो वो ब्रेक हो जाएगा। अगर ये तो कंडीशन मैच नहीं हुई, ठीक है, तो वो क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, अगर तो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाएगा, दूसरा केस देखेगा एप्पल, तो एप्पल हमारे पास ऊपर तो एप्पल है तो वो मैच होगा, मैच होने के बाद वो बाद में ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है, ये भी एक कीवर्ड है। अगर हमारे पास कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाली जो है स्टेटमेंट वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, अननाउन फ्रूट, अगर उन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती तो हमारे पास ये वाली कंडीशन डिफ़ॉल्ट वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, इन जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, सॉरी इन स्विच स्टेटमेंट द डैश कीवर्ड स्पेसिफाई द कोड रन इफ़ देयर इज़ नो केस, अगर इनमें से कोई भी केस मैच ना हो तो डिफ़ॉल्ट वाला जो हमारे पास है वो हमारे पास एग्जीक्यूट होता है। तो ये इसका मैं आप लोगों को अभी ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ। ठीक है, तो नीचे भी इसके एग्जांपल लिखिए, तो हम इसको अगेन कर लेते हैं। हमने वेरिएबल लिया जी कलर के नाम से पर्पल, हमने इसको कलर दिया, स्विच में हमने कलर को कंपेयर किया। अगर तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले केस रेड है, केस रेड होगा तो वो कंडीशन देखेगा नहीं, ये हमारी मैच नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस पे आ गया, नेक्स्ट केस देखेगा ब्लू, ये भी हमारे पास मैच नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा ये भी मैच नहीं हुई हमारे पास, ये भी कंडीशन मैच नहीं हो, तो इनमें से कोई भी अगर कंडीशन मैच ना हो तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट वाली स्टेटमेंट है, तो हमने यहाँ पे मैसेज दे दीजिए कलर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, द डैश लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस इवन इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स, वो कहते हैं कि अगर वो कौन सी ऐसी लूप है जो एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होते हैं चाहे उसकी कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, तो उसके लिए हम सिंपल डू वाइल का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले बॉडी आती है उसके बाद इसमें जो है वो कंडीशन आती है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे लिखी हुई है। हमने एक वेरिएबल लिए आई, ठीक है, डू का कीवर्ड लगाया, उसके बाद उसके सबसे पहले बॉडी है, बॉडी एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इसने तो कंडीशन बाद में चेक करनी है, तो इसका मतलब ये कि ये एक बार लाजमी एग्जीक्यूट होगी चाहिए कि इसकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, द डैश लूप इज़ अ वेरिएंट ऑफ अ व्हाइल लूप, तो इसका सिंपल राइट आंसर है जी हमारे पास डू वाइल लूप। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश स्टेटमेंट जंप ओवर वन आइटरेशन इन द लूप कंटिन्यू, मतलब कि वो कौन सा स्टेटमेंट है, ठीक है, कीवर्ड है जंप ओवर, जो जंप करता है वन आइटरेशन इन द लूप, वो हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, जहाँ पे इसको कंटिन्यू मिल जाए तो वो उसका मतलब है कि वो जंप कर जाएगा। ठीक है, और वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पर वो मूव कर जाएगा ना। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश प्रॉपर्टी रिटर्न द कंस्ट्रक्टर फंक्शन फॉर ऑल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, तो उसका सिंपल राइट आंसर है वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, उसके बाद नीचे आ जाएं आप, नीचे आने के बाद ये हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, यू कैन यूज़ डैश ऑपरेटर टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो कहते हैं कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट में कि वो उसकी डेटा टाइप को फाइंड करे। तो हमारे पास एक टाइप ऑफ, ये हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, ये भी आप लोगों के पास एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइप ऑफ हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जो जावास्क्रिप्ट में किसी की वेरिएबल को, ठीक है, डाटा टाइप को मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम टाइप ऑफ यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है जी, ठीक है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर इनिशलाइज किया है। उसके बाद हमने कहा जी कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ये हमने ऑपरेटर दे दिया। उसके बाद हमने ये जो हमारे पास वेरिएबल था वो हमने दे दी, तो हमें जो आउटपुट आएगी वो हमारे पास आएगी नंबर। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रिंग होती तो टाइप ऑफ हम ये इस वेरिएबल का नाम देते तो वो उसकी डाटा टाइप वो बता देगा, तो इसकी डाटा टाइप हमें वो बता रहा है जी नंबर। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पे देखें लेट एस टी आर, अब ये हमें स्ट्रिंग है,
ठीक है। तो हमने लिखा जी टाइप ऑफ एस टी है, तो हमें इसकी आउटपुट हमें शो होगी जी स्ट्रिंग की। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी द ग्लोबल मेथड डैश कैन कन्वर्ट डेट टू स्ट्रिंग है। हमने डेट से स्ट्रिंग में जाना है, इसको उसके लिए हम कौन सा ग्लोबल मेथड यूज़ करते हैं, हम स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करते हैं। इसको सिंपल एज इट इज़ ही आप लोगों ने रीड आउट करना है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है जी। तो डेट बनाने के लिए हम न्यू डेट, अब ये न्यू डेट, डेट का ये ऑब्जेक्ट बना के टुडे को असाइन हो जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, टू डे। अब ये जो डेट होगी ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। द करंट डेट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, जो भी हमारी डेट होगी वो हमारे पास स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास द यूनरी डैश ऑपरेटर कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू अ नंबर। तो हमारे पास यूनरी ऑपरेटर जहाँ पे जिक्र आ जाए तो इसका मतलब कि हमारे पास प्लस का जो साइन है उसका वो यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, अब ये देखिए कोटेशन मार्क्स में हम जो चीज़ लिख रहे हैं वो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगी, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट नम इज इक्वल टू प्लस स्ट्रिंग। अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल है, हमने इसके साथ है ना यूनिट ऑपरेटर यूज़ कर लिया। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, कन्वर्ट द स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा नंबर में। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारे पास नीचे इसकी आउटपुट आ जाएगी 42। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास द डैश मेथड सर्चेज अ स्ट्रिंग फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न द पोजीशन ऑफ द मैच। तो इसके लिए सिंपल राइट आंसर है हमारे पास, सर्च के लिए हम सर्च का फंक्शन यूज़ करते हैं। द डैश मेथड इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड, इट सर्चेज अ स्ट्रिंग फॉर अ पैटर्न एंड रिटर्न द ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन रिजल्ट। तो इसका जो सिंपल राइट आंसर है वो हमारे पास है जी टेस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास डैश जावास्क्रिप्ट डिफॉल्ट बिहेवियर मूविंग ऑल डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द करंट स्कोप होस्टिंग। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो होस्टिंग ही हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट का, जो कि मूव करता है। तो जो भी हमने वेरिएबल को डिक्लेरेशन की थे वो उसको जो है टॉप करंट टॉप पेज पे ले जाता है। तो ये होस्टिंग का काम है। डैश स्टेटमेंट लेट यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। तो हम एरर को फाइंड करने के लिए हम कौन सा जो ब्लॉक है वो यूज़ करते हैं, हम ट्राई का यूज़ करते हैं। ये नीचे ना इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी द डैश स्टेटमेंट लेट यू हैंडल ऐप। अब आप एरर को हैंडल करने के लिए क्या यूज़ करेंगे जी, कैच। अब यहाँ पे आप देखें, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले मतलब कोई एरर है, ठीक है, अगर तो कोई एरर आने के चांसेस, तो आप लोगों ने ट्राई कैच लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, सिंटैक्स। तो अब ये देखें, ट्राई ट्राई का कीवर्ड है, उसके बाद हमारे पास कर्ली ब्रेसेस आ गए। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर हमने लेट एक्स विच इज टू असाइन, एक्स को वैल्यू असाइन किया जी 10, वाई को वैल्यू की है जी 0। उसके बाद हमने क्या जी लेट एक्स ओवर वाई, हमने इनको 10 डिवाइड बाय 0 किया हुआ है। ठीक है, तो दिस विल बी थ्रो एन एरर। ठीक है, क्योंकि ये 10 0 से डिवाइड होगा नहीं होगा, ठीक है ना, तो हमें एरर देखने को मिलेगा। अब जो हमने एरर होगा वो कैच में आ जाएगा। ठीक है, अब कैच में इस एरर को हम हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, एरर को ये पकड़ेगा कंसोल डॉट लॉग एरर, वो कहता है कि ये हमें मैसेज होगा एरर प्लस एरर डॉट मैसेज, मतलब जो भी इसका एरर होगा वो हमें मैसेज शो करेगा। इफ़ योर ब्राउज़र सपोर्ट डीबगिंग, वो कहता है कि अगर आपका जो ब्राउज़र है वो डीबगिंग को सपोर्ट करता है, यू कैन यूज़ डैश टू डिस्प्ले जावास्क्रिप्ट वैल्यूज इन द डीबगर विंडो। तो आप लोग कंसोल डॉट लॉग यूज़, मैंने आप लोगों को कंसोल डॉट लॉग ही यूज़ करवाया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएंगे द डैश कीवर्ड टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ जावास्क्रिप्ट एंड कॉल्स द डीबगिंग फंक्शन। तो हमारे पास है जी डीबगर। अब डीबगर है क्या, ये आप लोग सेंकेडियन में भी पढ़ के आ चुके हैं, आप लोग CS101 में भी आई थिंक पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज कॉल्ड डीबगर। डीबगर का क्या काम है, ठीक है, जो एरर है उसको फाइंड करता है, फाइंड करके उसको रिमूव कर दें हम, तो उसको हम डीबगर कहते हैं। लोकल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर विद द डैश कीवर्ड। तो हमारे पास है जी वार। अब ये जो लोकल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, अब जो लोकल वेरिएबल है, हमने किसी ब्लॉक के अंदर हमने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया, वो हमारे पास लोकल वेरिएबल है। अगर हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, मतलब हमने सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसके बाद हमने कोई फंक्शन बनाया। ठीक है, मतलब कि हमने किसी ब्लॉक के बाहर हमने कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया, वो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास इफ़ अ फंक्शन इज़ कॉल्ड विद द मिसिंग आर्गूमेंट। अगर हमने एक फंक्शन बनाया, उसका हमने कॉल किया और उसके आर्गूमेंट मिसिंग हो, द वैल्यू ऑफ द मिसिंग आर्गूमेंट इज सेंड टू
तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास अनडिफाइंड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, ऑल नंबर इन जावास्क्रिप्ट आर स्टोर्ड एज डैश फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स 64 बिट। अगर हमने ज़्यादा की तादाद में नंबर हैं हमारे पास उनको स्टोर करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम 64 बिट जो है वो नंबर वो हम पॉइंट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एडिशन इज़ अबाउट एडिंग नंबर, concatenation is about adding string in javascript both operation use the same। ये हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है, ये हम यूज़ करते हैं, मतलब ठीक है ना। वो कहते हैं कि जी एडिंग इज़ अबाउट एडिंग नंबर, अगर हम ऐड की बात करें तो वो ऐड नंबर करे, अगर हम कंकैटिनेशन की बात करें तो वो स्ट्रिंग ऐड करे। तो उसके लिए हम ये जो है सिंबल वो हम प्लस साइन की है यूज़ करते हैं, ठीक है। टू बी अ नल एन ऑब्जेक्ट हैज़ टू डिफाइन अदरवाइज इट विल बी ए। तो हमारे पास है ये अनडिफाइंड, इसको आपने एज इट इज़ ही देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई दैट द स्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द पेज एज फिनिश्ड पार्सिंग बट ओनली वर्क फॉर एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। तो इसका जो सिंपल राइट आंसर है ना वो हमारे पास है जी डिफ़र, जिनको जस्ट रट्टा ही लगाना है आप लोगों ने, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। तो उसके बाद हमारे पास है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज एन इवेंट हैंडलर इन जावास्क्रिप्ट। वो कहते हैं कि नीचे दी गई और ऑप्शन में से जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा इवेंट हैंडलर है, इफ़ है, फॉर है, स्विच है। तो इनमें से कोई भी नहीं है। हमारे पास जो इवेंट है हमारे पास ऑन क्लिक है, ठीक है, हमारे पास ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस इंटर, ऑन माउस लीव, ऑन माउस हूवर। उसके बाद हमारे पास डबल क्लिक होता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास इवेंट्स होते हैं। तो देखिए हम कोई भी बटन बनाते हैं ना, तो बटन, इस बटन पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो उसे इस यहाँ पे ना सामने एक पॉपअप सा शो होगा और उस पॉपअप में ये वाला मैसेज शो होगा, ठीक है, बटन क्लिक्ड। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश फंक्शन इवेलुएट अ स्ट्रिंग एंड एग्जीक्यूट इट इट एज इफ इट इज वाज स्क्रिप्ट कोड। अब इसका क्या मतलब, वो कैसे कि एक ऐसा फंक्शन जिस स्ट्रिंग को इवेलुएट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, और वो ऐसे था कि जो वो जावास्क्रिप्ट का कोड था। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं इवेलुएट। अब इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग सही से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ जी, लेट एक्स विज इक्वल टू 10। अब हमने एक्स के अंदर 10 वैल्यू स्टोर की हुई है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया, कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद हमने कोटेशन मार्क्स से दिया। अब यहाँ पे कोटेशन मार्क्स में तो हम जो चीज़ लिखते हैं वो तो स्ट्रिंग में स्ट्रिंग कंसिडर होती है। तो अब हमने यहाँ पे क्या काम किया जी, हमने कंसोल लॉग किया, हमने मतलब हमने इसको प्रिंट किया, इवेलुएट का मेथड यूज़ किया। अब ये जो कोड है, अब ये तो जो कोड है ये वाला वेरिएबल, अब इस वेरिएबल के अंदर हम तो हमने ये x+5 लिखा हुआ है। अब ये क्या काम कर रहा है, अब ये जो इवेलुएट है, अब ये जो कोड है, इस वेरिएबल को वो जावास्क्रिप्ट का कोड समझेगा और इसको रन करेगा, ठीक है, इसको इवेलुएट करेगा। तो अब क्या है जी, एक्स की वैल्यू जो है हमारे पास 10, तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड कंसिडर करेगा 10 + 5 कितना होता है हमारे पास 15। तो इसका राइट आंसर वो हमारे पास 15 आ जाएगा। उसके बाद है टू रजिस्टर फंक्शन टू बी इन्वोक्ड। इन्वोक्ड मतलब होता है कॉल करना, रिपीटेड आफ्टर अ सर्टेन टाइम एंड डैश फंक्शन इज़ यूज्ड। तो इसके लिए हम सिंपल से राइट आंसर यूज़ करते हैं जी, सेट इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो बार बार कॉल होता रहे, ठीक है, मतलब बार बार रिपीट होता रहे। कोई भी हमने टाइम में लगाना हो ना कि मतलब 2 सेकंड बाद वो चेंज हो, ठीक है, तो उसके लिए हम सेट इंटरवल का यूज़ करते हैं। तो आप लोग इसका सिंटैक्स देख सकते हैं, सेट इंटरवल। ये हम अपने पास एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। उसके बाद हमने ये प्रिंट किया जी, दिस विल बी प्रिंट एनी 2 सेकंड। हम यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। उसके बाद हमने कोमा देखे, हमने यहाँ पे दे दिए 2000 मिली सेकेंड। अब ये 2 सेकंड बाद हर टाइम ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, टू कैंसिल एनी फ्यूचर इन्वोकेशन ऑफ अ फंक्शन। मतलब कि हमारे पास कोई भी फ्यूचर में कोई भी हमें फंक्शन है उसको हमने कैंसिल करवाना हो, ठीक है, आईडी के थ्रू, तो वो हमें आईडी रिटर्न होती है वहाँ से। तो हम सेट टाइम आउट के फंक्शन के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो इसकी ना नीचे एग्जांपल है एक, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया जी सेट टाइम आउट। अब टाइम आउट आईडी हमने इसलिए लिया जी, सेट टाइम आउट। अब ये सेट टाइम आउट ऐसा फंक्शन है जो किसी भी काम को डिले के बाद रन करता है, ठीक है। तो अब ये जो है 3 सेकंड के बाद ये हमें एक आईडी रिटर्न करेगा, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम
क्लियर टाइम आउट से उसके बाद हम वो आईडी है वो हमें उससे क्लियर कर देंगे, जिससे वो हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड सिंटैक्स फॉर डिस्प्लेइंग एन अलर्ट बॉक्सेस विद द जावास्क्रिप्ट। कोई भी हमने पॉपअप जो है वो हमने डिस्प्ले करवाना हो, ठीक है, तो हम उसके लिए हम अलर्ट का जो है फंक्शन वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी विच इज़ नॉट अ मेथड, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है विंडो ऑब्जेक्ट का। हमारे पास अलर्ट का भी है, स्क्रॉल का भी है, ओपन का भी है, प्रिंट लाइन का नहीं है हमारे पास। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी प्रिंट लाइन। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, इंडेक्सिंग फॉर्म इन अ फॉर्म अ कलेक्शन इज डन विद द डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म आई डी। इसको एस से आप लोगों ने देखना है। डैश इज़ द सी एस एस सूडो सेलेक्टर। तो सी एस एस सूडो सेलेक्टर हमारे पास कौन सा है जी, हमारे पास ये वाला हमारे पास रिक्वायर्ड है। तो ये नीचे इसकी एग्जांपल है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास क्वेश्चन है जी, HTML फॉर्म एलिमेंट कैन बी एक्सेस इन जावास्क्रिप्ट। जो हमारे पास HTML के अंदर फॉर्म होते हैं उसको हम जावास्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म की मदद से। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डोम। डोम का जो फुल फॉर्म है वो हमारे पास है जी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डैश स्पेसिफाई हाउ द डाटा इन अ सबमिटेड फॉर्म इज सेंड टू द सर्वर। तो हम मेथड के थ्रू, मतलब हमने HTML के अंदर फॉर्म बनाया, तो हमने बताया था ना मैंने मिड टर्म में आप लोगों को कि हम फॉर्म जब बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक एक्शन का एट्रीब्यूट होता है और एक मेथड का यूज़ होता है। मेथड में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो सर्वर पर रिक्वेस्ट जाती है वो हमारे पास ही हो चाहिए गेट, ठीक है। अगर हमने सर्वर को डाटा देना हो तो उसके लिए हम पोस्ट का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे मेथड की बात हो रही है, वो कहते हैं कि जी डैश स्पेसिफाई हाउ द डाटा इज सबमिटेड फॉर्म इज सेंट। तो हम उसके लिए मेथड का यूज़ करते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करके हम जो है जो सर्वर को डाटा को सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है जी पोस्ट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास गेट होता है, अगर हमने सर्वर को डाटा सेंड करना है तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं जी पोस्ट का। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, डैश एट्रीब्यूट इम्पोजेज दैट एन इनपुट फील्ड मस्ट बी फिल्ड आउट व्हेन अ फॉर्म इज सबमिट। जब फॉर्म सबमिट किया जाता है तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, मतलब कि रिक्वायर्ड का एक एट्रीब्यूट वो हम यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज फॉर ट्रेवर्सिंग अप डोम ट्री। अब यहाँ पे अप की बात हो रही है तो उसके लिए राइट आंसर है वो हमारे पास जी पेरेंट्स। अब ये जो हमारे पास है पेरेंट अनटिल, ये तीनों है ना टॉपिक आप लोगों के लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैंने हैंड आउट में शॉर्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डीपली इसका कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोगों ने वो वाच में लाजमी करने हैं, ठीक है लेक्चर्स। साथ साथ मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। एजेस क्या है जी, एजेस का बारे में हमने बताना है। तो एजेस इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी बोथ सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा फ्रॉम अ सर्वर विदाउट रीलोडिंग द होल पेज। मतलब ये जो है डाटा को सेंड भी करते हैं, रिसीव भी करते हैं सर्वर से, और उसमें हमारे पास जो पेज है वो हमारे पास लोड नहीं होता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, वाई शुड यू यूज़ ऑब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ एरे इन अ जावास्क्रिप्ट। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी व्हेन यू वांट द एलिमेंट नेम टू बी अ स्ट्रिंग एज अ टेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू ज्वाइन मल्टीपल वर्ड्स इनटू वन वेरिएबल नेम इन अ जावास्क्रिप्ट। हम वेरिएबल का रूल्स पढ़े थे ना, हम कौन कौन से वेरिएबल किस किस से कैसे रख सकते हैं उसके रूल्स। हम हाइफन भी यूज़ कर सकते हैं उसके साथ, हम अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, हम कैमल केस भी यूज़ कर सकते हैं। कैमल केस का मतलब क्या है जी, हमारे पास है जी फर्स्ट जो है लेटर वो हमारे पास स्मॉल आएगा, सेकंड वर्ड जो स्टार्ट होगा वो हमारे पास कैपिटल में, उसको हम कहते हैं जी कैमल केस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास वो कहते हैं कि हमने वो मेथड बताना है जो फॉलो नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर है जी सेमी कॉलन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, आल सेलेक्टर इन जे क्यू स्टार्ट विद डॉलर। तो जे क्यू वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने लाजमी रीड आउट करना है, वॉच करने हैं उसके लेक्चर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी जे क्यू का हम डॉलर साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, साथ उसके पैरेंथेसिस आ जाते हैं। डैश इज़ यूज टू इंसर्ट अ कंटेंट एट द एंड ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट्स। आपके पास कोई भी सिलेक्टेड एलिमेंट होगा, आपने उसके एंड में आपने टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप एपन का मेथड यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को एट द एंड की बजाय एट द स्टार्ट आ जाए तो उसके लिए आप हम ये मेथड यूज़ करते हैं जी प्रीपन का। उसके बाद अगर आपने जो कंटेंट है उससे पहले आपने कोई कंटेंट इंसर्ट करना है तो उसके लिए आप बिफोर लगाएंगे, अगर बाद में वो कहेंगे तो आप लोगों ने आफ्टर लगाना है। ये चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने लाजमी शॉर्ट लेक्चर से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने। उसके बाद जे के रिकॉर्ड
वो कहते हैं जी ये आपके पास कोड होगा, अच्छा शॉर्ट या लॉन्ग में भी आप लोगों को jQuery का कोड दे सकते हैं, आपसे उसकी आउटपुट पूछ सकते हैं। तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया, वो अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया हुआ, आप लोगों ने वो वाच पे लाजमी करने हैं लेक्चर्स। दी jQuery कोड डॉलर साइन लगाया जी, पी लगाया, उसके अंदर डॉट हाइड का मेथड लगाया। ये क्या काम करेगा, ऑल पी एलिमेंट्स को हाइड कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट पी लिखा है। अगर यहाँ पे डॉट पी होता तो वो क्लास सेलेक्ट होता, तो हमने यहाँ पे क्लास सेलेक्ट का यूज़ करना था। ठीक है, तो इस तरह के ना 2-3 और टाइप के भी आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे। तो आप लोगों ने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों ने लाजमी शॉर्ट लेक्चर से ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट साइन है जी, ये हमारे पास रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, XML इज़ यूज एज अ फॉर्मेट फॉर डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। तो उसके लिए हम बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ही इसके लिए राइट आंसर है। एजेक्स स्टैंड फॉर एजेक्स एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट डज नॉट यूज डैश मेथड। सीधा इसका राइट आंसर है वो हमारे पास है जी क्लोज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, ओल्ड वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर यूटिलाइज डैश टू क्रिएट एन XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। उसके लिए हमारे पास राइट आंसर है जी एक्टिव ऑब्जेक्ट। डैश इज़ अ प्रॉपर्टी XML HTTP रिक्वेस्ट, इसका हमारे पास राइट आंसर है जी ऑन रेडी स्टेट चेंज। इसको जस्ट एज इट इज़ ही आप लोगों ने स्टडी आउट करना है। अ टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन की ऐसी टाइप विच इज़ पास्ड एज अ पैरामीटर टू एन अदर फंक्शन। मतलब कि हमने कोई फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कोई पैरामीटर पास किया दूसरे फंक्शन को, तो उसको हम कहते हैं जी कॉल बैक फंक्शन। क्योंकि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हम जब हम पास करते हैं ना एज एन पैरामीटर, तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन ही कहते हैं। ठीक है, लाइक ऐसा हम सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, उसके लिए उसके अंदर हमने कॉल बैक फंक्शन ही यूज़ किए हुए हैं। डैश इवेंट अकर व्हेन अ यूज़र राइट समथिंग इन एन इनपुट टाइप। मतलब कि कोई भी यूज़र जब, मतलब हमारे पास कोई भी फॉर्म होता है ना, उसके अंदर कोई भी कुछ टाइप करता है, ठीक है, तो उसके लिए हम इवेंट यूज़ करते हैं जी ऑन इनपुट का। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो राइट आंसर है, हम आप इनपुट टाइप टेक्स्ट ऑन इनपुट आप लोगों ने इवेंट लगाया। ठीक है, मतलब कि जब भी कोई उस पर लिखेगा दिस डॉट वैल्यू, मतलब उसकी वैल्यू हमें वो शो होगी। ठीक है, उसके बाद आप प्लेस होल्डर भी आप उसको दे सकते हैं। डैश इज़ नॉट एन इवेंट हैंडलर इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन सा इवेंट हैंडलर नहीं है ऑन राइट का। उसके बाद हमारे पास है जी jQuery इज़ रिटन इन डैश स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। jQuery ये लिखी गई है जी जावास्क्रिप्ट के अंदर। उसके बाद है जी jQuery इज़ अ लाइब्रेरी फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। हाउ इज़ एन एलिमेंट एक्सेस विद इट्स आईडी यूजिंग jQuery। ठीक है, मतलब कि वो कहते हैं कि हाउ इज़ एन एलिमेंट एक्सेस विद इट आईडी यूजिंग, मतलब आप jQuery को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपने उसके अंदर एलिमेंट को एक्सेस करना है उसकी आईडी के थ्रू। तो वो आप कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है कि jQuery का हम डॉलर साइन से यूज़ कर रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आप सिलेक्टर दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपका कोई भी सिलेक्टर आ सकता है, आपका ग्रुप सिलेक्टर आ सकता है। ठीक है, आपका आईडी सिलेक्टर आ सकता है, यहाँ पे हमारे पास क्लास सिलेक्टर भी आ सकता है। यहाँ पे उन्होंने हैश को रिप्रेजेंट किया। हैश का आपको पता है कि हम जो है वो हम जो है आईडी सिलेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डॉट हाइड। ठीक है, तो इससे तो ये इस आईडी को एक्सेस करेगा। ठीक है, अब ये जो आईडी होगी ये हाइड होगी हमारे पास jQuery के अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, विच साइन इज़ यूज आज शॉर्टकट फॉर jQuery। तो उसके लिए हम डॉलर साइन यूज़ करते हैं, डॉलर का साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, हमारे पास डॉक्यूमेंट रेडी होगा, उसके अंदर फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, फंक्शन के अंदर हमारे पास जितने भी पैराग्राफ होंगे उनका टेक्स्ट कर दो डॉट टेक्स्ट हेलो jQuery। हमारे पास जितने भी पैराग्राफ होंगे उनका टेक्स्ट हमारे पास हेलो jQuery लिखा आ जाएगा। आइडेंटिफाई द jQuery, क्योंकि अब तो jQuery यूज़ होती नहीं है, हमने तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैं आप लोगों को थ्योरेटिकल ही बता रहा हूँ। उसके बाद है जी, आइडेंटिफाई द jQuery सिंटैक्स यूज फॉर अ क्लास सेलेक्टर। तो उसके लिए हम jQuery के अंदर हम क्लास सेलेक्टर को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आइडिया दे तो हम हैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये लोग देख सकते हैं jQuery का साइन आप लोग को कुछ इस तरह का सिंटैक्स दिए होंगे, आप लोगों को बताएं जी कि इसके आउटपुट बताएं। तो हमारे पास डॉलर साइन डॉट टेम्प, तो मतलब कि टेम्परेरी क्लास लो डॉट सी एस, उस पर कलर अप्लाई कर दो। ठीक है, ब्लू। तो ये हमारे पास जितने भी टेम्प नाम की क्लासेस होंगी उनके जो टेक्स्ट कलर होंगे वो ब्लू कर देगा। विद द डैश मेथड दैट मैच द क्राइटेरिया रिटर्न।
फ़िल्टर में हम क्राइटेरिया मैच रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी पैराग्राफ होंगे उन पर वो फ़िल्टर करेगा, ठीक है। डॉट हाईलाइट की क्लास लेगा और उन पर कलर रेड अप्लाई कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ई क्यू का फंक्शन है। ये क्या काम करता है? ई क्यू फंक्शन सेलेक्ट एन एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक इंडेक्स फ्रॉम अ सेट ऑफ, ये इंडेक्सेस के थ्रू मैच होगा। उसके बाद फर्स्ट है, फर्स्ट मेथड क्या काम करेगा? ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को मैच करेगा। उसके बाद नॉट है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश jQuery सेलेक्टर पिक्स द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम अ सेट ऑफ एलिमेंट। हमारे पास है जी li-eq1, इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ jQuery फ्रॉम इवेंट्स, तो हमारे पास है जी फोकस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी डैश इज एग्जीक्यूटेड व्हेन द फॉर्म फील्ड गेट्स फोकस, तो हमारे पास फोकस इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास है जी डैश एग्जीक्यूटेड व्हेन द माउस बटन इज रिलीज्ड वाइल द माउस इज ओवर द HTML हो, उसको उसके लिए हम माउस अप का जो है इवेंट वो हम यूज़ करते हैं। मतलब कि कोई भी जो यूज़र है ना, व्हेन द माउस बटन इज रिलीज, जब भी हम माउस बटन रिलीज़ करते हैं ना, ठीक है, द माउस इज़ ओवर द HTML एलिमेंट, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी माउस अप का फंक्शन है जी। माउस अप रिलीज बटन हम उसका मैसेज शो यहाँ पे करवा रहे हैं। डैश jQuery फंक्शन प्रिवेंट्स द कोड फ्रॉम रनिंग बिफोर द डॉक्यूमेंट इज़ कम्प्लीटली लोडेड, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी डैश डॉलर का साइन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी डैश मेथड ग्रेजुअली चेंजेस ओपेसिटी फॉर अ सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम हिडन टू विजिबल, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो उन्होंने ना ग्रेजुअली यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी फेडेड। अब यहाँ पे jQuery का लगाएंगे ना, जितने भी हमारे पास, ये हमारे पास आईडी एलिमेंट है, ठीक है, आईडी सिलेक्टर है डॉट फेडन। अब ये जिनकी ये आईडी होगी ना एलिमेंट की डॉट फेडन, अब ये इस पर इफेक्ट है वो अप्लाई होगा। डैश मेथड शो द हिडन सिलेक्टेड एलिमेंट, तो हमारे पास इसका जो शो मेथड है वो हमारे पास यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी डैश ग्रेजुअली चेंजेस द ओपेसिटी फॉर सिलेक्टेड एलिमेंट टू स्पेसिफाई ओपेसिटी फॉर फेडिंग इफेक्ट, फेडिंग इफेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी फेड टू। ये भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया है। डैश इज़ नॉट अ आर्गुमेंट ऑफ फेड इन मेथड ओपेसिटी। तो बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश स्टेटमेंट मैथ डॉट फ्लोर 4.3, तो हमारे पास क्या रिटर्न होगा? हमारे पास जो रिटर्न होगा जी 4। अब जो मैथ डॉट फ्लोर है ना, ये हमारे पास 4.3। अभी जो 4.3 है ना, इससे कम वाली वैल्यू देखेगा। 4.3 से हमारे पास कम वाली वैल्यू कौन सी आएगी जी 4। मैथ डॉट सील भी होगा तो इससे ऊपर वाली वैल्यू आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी 4। सेम इसी तरह आपके लोगों के पास मैथ डॉट सील भी आ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के MCQs हैं, हैंड आउट में मैंने आप लोगों को करवाए, वो आप लोग लाजमी वॉच आउट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेमिंग रूल फॉर XML एलिमेंट, तो हमने वो रूल बताना है जो नेम रूल नहीं है XML के अंदर। तो इसका जो रूल नहीं है वो हमारे पास है जी इट कैन कंटेन स्पेसेस। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी इन jQuery आउटर विड्थ एलिमेंट रिटर्न, आउटर विड्थ की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। विड्थ ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूडिंग बॉर्डर एंड पैडिंग, इसका राइट आंसर है। इसके ना 6 MCQs है। ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डिमेंशंस का ये हमारे पास है जी, ठीक है, jQuery की डिमेंशंस ये मैंने आप लोगों को बताया था। विड्थ का, हाइट का, इनर विड्थ, इनर हाइट, आउटर हाइट, ये क्या क्या एलिमेंट को रिटर्न करता है, हाइट को रिटर्न करता है, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन, ये सारी चीज़ें ना यार आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है आप लोगों ने हैंड आउट से इसको स्टडी आउट करना है, लाजमी आप लोगों ने इसको देखना है। इसके MCQs भी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस प्री डिफाइंड टैग्स, वो हमारे पास HTML में हमारे पास प्री डिफाइंड टैग होते हैं। डैश अलाउ अस टू मल्टीपल jQuery मेथड विद इन अ सिंगल स्टेटमेंट, तो हमारे पास राइट आंसर है जिसका चेनिंग का। डैश मेथड इज यूज टू सेट द कंटेंट फॉर HTML इंक्लूडिंग HTML मार्कअप, तो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास है जी HTML का। डैश मेथड इज यूज टू गेट और सेट एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टेड एलिमेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी ATTR, ठीक है। उसके बाद विच jQuery मेथड इज यूज टू रिमूव सिलेक्टेड एलिमेंट, हमारे पास jQuery का कौन सा मेथड है जो सिलेक्टेड एलिमेंट को रिमूव करेगा, तो हमारे पास रिमूव है। विच ऑफ द फॉलोइंग jQuery मेथड इज यूज टू ऐड वन और मोर क्लासेस सिलेक्टेड, अगर हमारे पास कोई सिलेक्टेड एलिमेंट है jQuery मेथड के थ्रू हमने एक से ज़्यादा क्लासेस को ऐड करवाना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे जी ऐड क्लास मेथड का यूज़ करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग jQuery मेथड इज यूज ऐड और रिमूव वन और मोर क्लासेस फ्रॉम सिलेक्टेड एलिमेंट, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी टॉगल क्लास मेथड।
अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, यहाँ पे हम उन्होंने क्या जी ऐड वन और मोर, तो हमने जी ऐड क्लासेस। अगर यहाँ पे आप लोगों को ऐड वन और मोर की जगह, ठीक है, ऐड मतलब कि आपने कोई ऐड करना है या रिमूव करना है, ठीक है, तो उसका आप लोगों ने लगा देना जी टॉगल क्लास। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, द डैश मेथड रिटर्न विड्थ ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूडिंग पैडिंग और बोर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी आफ्टर विड्थ। ये आप लोगों ने लाजमी देखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। ये जे क्यू की डिमेंशंस, द डैश मेथड रिटर्न द हाइट ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूडिंग पैडिंग। इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी इनर हाइट। अच्छा, ये जो आप लोगों को कोड दिया गया होगा इसके आप लोगों ने आउटपुट बतानी होगी। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पी का टैग एलिमेंट एंड बी एलिमेंट, ठीक है। तो हमारे पास पी इज़ अ पेरेंट ऑफ बी एलिमेंट। तो हमारे पास देखें ना, ये देखें पी, ये हमारे पास एक पी है, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग। तो पी इज़ अ पेरेंट टैग, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या है, पी इज़ अ पेरेंट टैग ऑफ अ बी एलिमेंट, ठीक है। अभी जो बी है ना, ये इसका चाइल्ड एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ये बी का पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी जे क्यूरी मेथड रिटर्न डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है जी चिल्ड्रन का। डैश जे क्यूरी मेथड इज यूज टू रिटर्न द डायरेक्ट पेरेंट एलिमेंट ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास है जी पेरेंट, पेरेंट, पेरेंट्स, अनटिल, पेरेंट्स। तो ये तीनों मेथड हैं आप लोगों ने लाजमी देखने जे क्यूरी के, ठीक है। उसके बाद डैश JQD method is used to find all subsequent siblings element of the selected elements। तो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास है जी नेक्स्ट ऑल। डैश मेथड इज यूज टू फाइंड ऑल प्रीसीडिंग सिबलिंग्स एलिमेंट ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट। तो इसका राइट आंसर है वो हमारे पास है जी प्रीवियस ऑल। द डैश जेक्यूरी मेथड कैन बी यूज डील विद द नेम कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी नो कॉन्फ्लिक्ट। एक्सएमएल इज डिजाइन टू कैरी ऑन डाटा। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट आर फॉर्म्ड, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को फॉर्म किया जाता है एलिमेंट ट्री से। जे क्वेरी के अंदर इनर हाइट का जो मेथड है वो हमारे पास हाइट ऑफ एन एलिमेंट इंक्लूडिंग पैडिंग। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इन एक्सएमएल सब एलिमेंट, एक्सएमएल के अंदर जो भी सब एलिमेंट होते हैं उसको हम चाइल्ड एलिमेंट का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास रूट एलिमेंट है, रूट एलिमेंट ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज कंसिडर टू बी ए डैश ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स। तो इसका राइट आंसर वो हमारे पास है जी पेरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सएमएल स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सएमएल सिंटैक्स। तो एक्सएमएल का सिंटैक्स हमने बताना है जी मैसेज दिस इज़ द करेक्ट मैसेज, क्योंकि एक्सएमएल में हमने सारी चीज़ें देखनी होती है, केस सेंसिटिविटी भी देखनी होती है, हमने इसकी सॉर्टिंग भी देखनी होती है, ठीक है। इसका प्रॉपर क्लोजिंग टैग होना चाहिए, ठीक है। एक्सएमएल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे, ठीक है। तो आप लोगों ने इसका जो राइट आंसर लगाना है वो ये वाला लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी एन एलिमेंट विद नो कंटेंट इज सेट टू बी। एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं है, उसको हम एम्प्टी एलिमेंट का नाम देते हैं। अ नाम स्पेस मस्ट बी डिफाइंड व्हेन यूजिंग द डैश इन एक्सएमएल। तो उसको हम प्रीफिक्सेस का देते हैं जो पहले से डिफाइन हो, प्रीफिक्सेस। उसके बाद है जी हमारे पास डैश इज़ अ लैंग्वेज that can be used to transform XML document into other formats। उसको हम कहते हैं जी XSLT। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है बोथ XML एंड XML DTD, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, ऑडियो कंट्रोल लाइक प्ले पॉज वॉल्यूम आर एडिड बाय डैश एट्रीब्यूट। तो इन सबको हम कंट्रोल का एक एट्रीब्यूट, इसे हम सबको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप ये इसके एग्जांपल देख सकते हैं। ऑडियो का हमने लगाया जी एलिमेंट, उसके बाद हमने कंट्रोल का एट्रीब्यूट दिया सोर्स, उसके अंदर हम दिए एक ये वाला एक ये वाला। अगर ये वाला हमारे पास ना चला तो ये वाला हमारे पास चला जाएगा, ठीक है। जो भी हमारे पास ब्राउज़र सपोर्ट करेगा इन दोनों से हमारे पास एक जो है वो सोर्स हमारे पास जो है ब्राउज़र वो सपोर्ट करेगा। उसके बाद एक्स पाथ इज़ अ मेजर एलिमेंट इन द डैश स्टैंडर्ड। राइट आंसर है जी XSLT का। एक्स पॉइंटर यूजेज डैश टू नेविगेट इन द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट एक्स पाथ एक्सप्रेशन। अच्छा, इनको ना मैं इसलिए समझा नहीं रहा क्योंकि इनमें कोई भी समझाने वाला काम नहीं है, आप लोगों ने जस्ट इसको एज इट इज़ ही करना है। जो समझाने वाला काम था वो मैंने आप लोगों को एमसीक्यू साथ साथ करवा दिए और करवा भी रहा हूँ। तो आप लोगों ने चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करना है, नीचे कमेंट्स भी करना है कि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ भी कैसी लगी है और ये फाइनल टाइम की प्रिपरेशन भी कैसी लगी हैं, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो भी मोटिवेट हो सकें।
इन जेसन की मस्ट बी स्ट्रिंग रिटन विद द डबल क्वोट। जेसन में हम को लिखते हैं स्ट्रिंग को डबल क्वोट के साथ। डैश इज द लाइट वेट डाटा इंटरचेंजिंग फॉर्मेट, तो इसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी जेसन। जेसन हमारे पास एक लाइट वेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। जेसन है क्या, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है। ये एक लाइट वेटेड फॉर्मेट है जिसको यूज़ करते हैं हम एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट के लिए, ठीक है। इट इज़ ईजी टू रीड एंड राइट फॉर ह्यूमंस, ये इंसानों के लिए रीड और राइट ईजी है। एंड ईजी टू पास एंड जनरेट फॉर मशीन, और इसको मशीन के लिए जनरेट करना भी ईजी है। जेसन मेक इट पॉसिबल टू स्टोर जावास्क्रिप्ट। जहाँ पे भी जेसन का जिक्र आ जाए आप लोगों का समझ लें कि वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। इन जेसन डॉट पास डॉट टेक्स्ट, तो ये क्या काम करेगा जी, कन्वर्ट अ जेसन टेक्स्ट इनटू अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट, टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, अब ये हमने मेथड लगाया जी जेसन डॉट पास टेक्स्ट। अभी जो हमारे पास टेक्स्ट होगा ना तो उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑब्जेक्ट है, अभी जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जेसन डॉट पार्स आपका जो स्ट्रिंग से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का, तो आपके पास जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को जो है जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट बोथ जेसन एंड एक्सएमएल। हमने एक ऐसे स्टेटमेंट बतानी है जो कि जेसन और एक्सएमएल दोनों में के लिए ट्रू हो। बोथ जेसन एंड एक्सएमएल कैन बी फैच्ड विच एन एक्सएमएल HTTP रिक्वेस्ट, ठीक है। उसके बाद डैश मेथड आर यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन टू XML कैनवास, तो उसके लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं मूव टू एंड लाइन टू। वाइल कन्वर्टिंग HTML4 से हमने HTML5 में कन्वर्ट करना है DYD मेन्यू, तो ये वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HTML4 के एलिमेंट को HTML5 में आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। आप लोगों को टेबल भी दिया जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों से ये लाजमी पूछा जाएगा, तो आप लोगों ने इन सबको हैंड आउट से लाजमी प्रिपेयर करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है क्या, मेन्यू DYD। अगर यहाँ पे ID हेडर लिखा जाए तो HTML5 में हम उसको हेडर कहेंगे। अगर यहाँ पे DYD पोस्ट आ जाए, ठीक है, तो उसको हम आर्टिकल का नाम देंगे HTML5 के अंदर। मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी इधर एक और MCQ आएगा इसका। वाइल कन्वर्टिंग HTML4 हमने सेम वही है, बस यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है DYD पोस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास HTML5 में हम इसको आर्टिकल का नाम देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू HTML5 टेबल क्लास टेबल स्ट्रिप्ट, ठीक है। तो ये इसका राइट करेक्ट आंसर है। उसके बाद है जी हमारे पास अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रैक्टिस, वो कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ट्राई टू अवॉइड द कोड लाइन्स, जो कोड की लाइन हो वो कितने करैक्टर से ज़्यादा ना हो, 80 जो हमारे पास करैक्टर हैं उससे ज़्यादा हमारे पास ना हो, ठीक है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट HTML कैनवास हैज़ अ नो बॉर्डर एंड नो कंटेंट। बाय डिफ़ॉल्ट HTML कैनवास का जो एलिमेंट है उसका ना तो बॉर्डर होता है ना ही उसका कंटेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट मेथड ड्रॉ टेक्स्ट ऑन अ कैनवास विद नो फिल, तो स्ट्रोक टेक्स्ट इसका राइट आंसर है। करेक्ट सिंटैक्स फॉर ड्रॉ इमेज, आपने कोई इमेज ड्रॉ करनी है उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे आप, ड्रॉ इमेज, ठीक है, X और Y। .ogg फॉर्मेट इज डेवलप्ड बाय exif.org। अब ये जो .org है फॉर्मेट, ऑडियो को फॉर्मेट, वीडियो को फॉर्मेट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। ये भी आप लोगों ने टेबल की फॉर्म में लाजमी इसको याद रखना है, माइंड में रखना है। हैंड आउट में मैंने आप लोगों को करवाया हुआ है। SVG ग्राफिक और रेजोल्यूशन आर इंडिपेंडेंट। करेक्ट सिंटैक्स टू ऐड कंट्रोल वीडियो एलिमेंट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास अपने वीडियो का एलिमेंट लगाना है। विड्थ तो राइट इसके एट्रीब्यूट आ गए, उसके बाद आप कंट्रोल्स लगा लें, ठीक है। तो सेम इस तरह जिस तरह हमने ऑडियो लगाया था इसी तरह हमने वीडियो लगा लेना अगर तो हमारा ब्राउज़र सपोर्ट करता हो। उसके बाद कॉलम प्रॉपर्टी इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग कॉलम विड्थ एंड कॉलम काउंट। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू मेक इमेज को हमने ड्रैगेबल बनाना है, तो उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जी ड्रैगेबल ट्रू। अगर हम इमेज को लगा के ये एट्रीब्यूट देंगे ना तो हम इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर डाटा विदाउट एनी एक्सपायरेशन डेट, विंडो डॉट लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में सर आपसे पूछ सकते हैं। अब विंडो डॉट सेशन का ये है
विंडो डॉट जो लोकल स्टोरेज है, इसमें जो हमारा डाटा है वो हमारे पास परमानेंटली स्टोर होता है। हम तब तक उसको डिलीट करेंगे जब हम उसको खुद डिलीट करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। सेशन स्टोरेज में हमारे पास टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है। जब भी हम कोई भी टैब या ओपन करते हैं तब तक हमारे पास उसका डाटा होता है। जब हम उसको क्लोज कर देते हैं टैब को, तब हमारा डाटा वो लॉस हो जाता है। दी मैनिफेस्ट फाइल हैज़ अ सेक्शन डैश सेक्शन, तो उसका जो राइट आंसर वो हमारे पास है जी। तो मैनिफेस्ट फाइल के 3 सेक्शन है हमारे पास। कौन कौन से सेक्शन है जी? हमारे पास एक मेटा का है, एक स्टार्ट यूआरएल का है और एक रिसोर्सेज का है। तो इनका आपने लोगों ने जो है इसकी थ्योरी वो आप लोगों ने स्टडी आउट कर लेनी। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेटा डाटा क्या है जी। हमारे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है उसके अबाउट हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हम मेटा डाटा कहते हैं। मेटा डाटा के अंदर हमारे पास नेम आ जाता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ जाती है, वर्जन एंड आइकॉन्स आ जाते हैं। यूआरएल का पार्ट होता है, इसमें हमारे पास यूआरएल होते हैं, वैन ओपन कब लॉन्च होनी चाहिए, ठीक है, कब लॉन्च होगी, ठीक है। उसके बाद रिसोर्सेज आ जाते हैं। दिस सेक्शन विल डिफाइन द रिसोर्सेज, मतलब कि आपके सीएसएस, इमेजेस, जावास्क्रिप्ट, ये सारी फाइल्स आपकी कैसे पढ़ें, उसका कैशे बना के ऑफलाइन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू इनेबल एप्लीकेशन कैशे वी नीड टू इंक्लूड डैश मैनिफेस्ट। अब अगर हमने कोई भी फाइल है एप्लीकेशन, हमने उसको कैशे फाइल बनाने, तो उसके लिए हम मैनिफेस्ट एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं। इसको हमने एचटीएमएल के स्टार्ट में ही हमने इसका एट्रीब्यूट देना होता है। साथ हमने कोई भी एग्जाम्पल है डॉट अपाचे आप लोगों ने इसके एक्सटेंशन नाम देनी है। डैश जो द डैश प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड स्टैक ओवर ऑफ एन एलिमेंट, तो उसके लिए हम जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ बॉर्डर रेडियस वैल्यू इन द सीएसएस? टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, इनका सीक्वेंस आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, ठीक है। ये हम चारों तरफ अप्लाई कर रहे हैं बॉर्डर रेडियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन CSS3 बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मिनिमम डैश 1 वैल्यूज़ मस्ट बी। वो कहते हैं कि इन CSS में आपने बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी मिनिमम देनी है जी, 1 वैल्यू एक लाजमी देनी चाहिए, ठीक है। तो 10 पिक्सल, अब ये जो बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल होगा ना, अभी चारों तरफ हमारे पास जो बॉर्डर है वो हमारे पास लग के आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट इमेज बॉर्डर इन a CSS3, ठीक है। तो हमने इमेज को एज अ बॉर्डर लगाना है, तो आप लोग लगाएं जी बॉर्डर डैश इमेज। उसके बाद यूआरएल जो आपके पास है इमेज का नाम आ जाएगा। उसके बाद 30 राउंड, ठीक है, तो उसको वो राउंड कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट फॉर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट? ग्रेडियंट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। लीनियर ग्रेडियंट है, हमारे पास एक रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है। जो लीनियर ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास एक्सेस वाई एक्सिस की जानिब होता है, जबकि जो रेडियल ग्रेडियंट होता है वो हमारे पास एक स्पॉटलाइट की मानंद होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो कहते हैं कि जब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट, हमने एक ऐसे स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट हो फॉर रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट को रिपीट कर रही हो। तो हमने कहना है जी बैकग्राउंड डैश इमेज रिपीटिंग डैश लीनियर ग्रेडियंट रेड येलो ग्रीन, जिसका हमने उसका परसेंटेज देना है वो हम यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वैल्यू साइज फॉर पैरामीटर रेडियल ग्रेडियंट एडजेसेंट साइड? इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास टू क्रिएट अ रेडियल ग्रेडियंट एटलीस्ट हमने मिनिमम 2 कलर लाजमी देने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है 2 कलर मस्ट बी डिफाइंड। टू ऐड मल्टीपल शेडो इन CSS3 टेक्स्ट शेडो वो यूज दी कोमा बिटवीन 2 शेडो, हमने उनके दरमियान कोमा देना लाजमी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं 2 पिक्सल अब ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अब ये जो ब्लर है ये उसके लिए यूज़ हो रही है, ठीक है। ये हम RGB में भी दे सकते हैं। उसके बाद ये उसके अंदरूनी साइड है उसकी तरफ ये जो है वो शेडो वो अप्लाई हो रही है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वैल्यू, वो कहते हैं कि हमने वैल्यूड वैल्यू बतानी है फॉर CSS3 टेक्स्ट फ्लो ओवर प्रॉपर्टी के लिए। कौन सी वैलिड वैल्यू यूज़ होती हैं? एक क्लिप की और एक एलिप्स की, ठीक है। तो टेक्स्ट फ्लो ओवर एलिप्सिस आप इस तरह से दे सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनवैलिड वैल्यू CSS3 ब्रेक वर्ल्ड प्रॉपर्टी? ब्रेक वर्ल्ड प्रॉपर्टी जो वैलिड नहीं है, ब्रेक आल भी वैलिड है, कीप आल भी वैलिड है, की वर्ल्ड भी वैलिड है। तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है ब्रेक वर्ल्ड। इस उन्होंने हमें बताया इनवैलिड वैल्यू को बताना है, तो हमारे पास राइट आंसर जी ब्रेक वर्ल्ड। तो आप ये देख सकते हैं, ये जस्ट इसकी एग्जांपल है। वर्ल्ड ब्रेक करके आप उसकी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ब्रेक ऑल, कीप ऑल, कीप वर्ल्ड, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे इनवैलिड का जिक्र किया गया है जी ब्रेक वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ तक थी हमारी फाइनल टर्म की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने शॉर्ट लेक्चर लाजमी लेने हैं।
ये वीडियो भी आप लोगों ने लाजमी देखनी है। मैंने आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट ईजी बना दिया है, तो काइंडली कमेंट्स करें आप लोगों को ये वीडियोस कैसे लगे हैं। तो यहीं तक थी हमारी फाइनल टाइम की वीडियो। अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन।